Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वो सिर्फ जंग नहीं थी, वो इम्तिहान था भारत के हौसले का, भारत की नीयत का और सबसे बढ़कर भारत की नजर का, जिसने सिर्फ सरहद पार के दुश्मन को नहीं बल्कि अपने ही बीच पल रही गद्दारी को भी पहचान लिया। 4 दिन चला ऑपरेशन, लेकिन सदियों का हिसाब पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतिहास में दर्ज ये वो लड़ाई थी जहां दुश्मन सिर्फ एक नहीं था, जहां मोर्चे सिर्फ सीमा पार नहीं था, जहां वार सामने से ही नहीं पीछे से भी किए गए थे। तुर्की ड्रोन भेज रहा था, चीन मिसाइलों के बटन दबा रहा था और अजरबैजान तालियां बजा रहा था। लेकिन इन तीनों को क्या पता था कि इस बार भारत सिर्फ गोली से नहीं, इरादों से भी वार करेगा। देश भर में उबाल है, हर शहर में टर्की के खिलाफ आग है, टाइल से लेकर ट्रेवल्स टिकट तक। तुर्की को हर मोर्चे पर झटका मिल रहा है। जामिया हो या जेएनयू, अब तुर्की से रिश्ते खत्म हो चुके हैं। और फिर चीन, जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था। ड्रोन पाकिस्तान के थे पर आंखें बीजिंग से देख रही थीं। मिसाइलें पाकिस्तानी थीं पर फिंगरप्रिंट्स चीन के थे। सवाल उठता है, क्या यह वॉर नहीं फ्यूजन ऑपरेशन था? और अब असली खौफ शुरू होता है यहां से, जब जंग के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन लीक होने की खबरें आती हैं। हड़कंप मच जाता है, मगर क्या पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अब निगरानी की बात कर रहा है और भारत ने सवाल खड़ा कर दिया है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है? और अगर हां, तो फिर उसके परमाणु हथियारों का भविष्य अब दुनिया तय करेगी। जिस देश की हिम्मत अब बस एक टैंक की तस्वीर तक सिमट गई हो, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज खुद को हीरो दिखाना चाहें तो भी हकीकत के कैमरे उन्हें जोकर बना ही देते हैं, क्योंकि भारत जवाब देता है, लेकिन सोच समझकर, ठंडे दिमाग से। और इस बार जवाब सिर्फ बॉर्डर से नहीं आया, जवाब आया है मोर्चे से, सैन्य से, कूटनीति से और अब बाजार से। क्या पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार रखने का हक है? या अब सिर्फ जंग की समीक्षा नहीं होगी, अब सजा तय होगी, क्योंकि इस बार दुश्मन बाहर नहीं हर कोने से निकला है और भारत ने ठान लिया है, हर गद्दार को जवाब मिलेगा। वो जंग जो 4 दिन चली, वो जंग जिसमें भारत ने सिर्फ एक मुल्क को नहीं, 3 चेहरों को बेनकाब कर दिया। उस जंग की गूंज आज भी सरहद के पार, रावी के किनारे और कराकोरम की पहाड़ियों में डर बनकर गूंज रही है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, लेकिन एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया है, गद्दारों की तलाश का, चेहरों के पीछे छिपे इरादों की पड़ताल का और उन मुल्कों को सजा देने का जिन्होंने भारत की पीठ में खंजर घोंपा। भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं था। 350 से ज्यादा तुर्की ड्रोन, चीन के PL-15 मिसाइल और अजरबैजान का खुला समर्थन। पाकिस्तान की सरजमी पर एक फ्यूजन ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन वो भूल गए थे कि भारत सिर्फ जंग नहीं लड़ता, भारत हिसाब भी रखता है। और अब बारी भारत की है, और भारत ने पहला वार तिजारत पर किया, यानी कि जो बिजनेस है उस पर हिंदुस्तान ने पहला वार किया। हर शहर में विरोध, हर दुकान पर बहिष्कार, हर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। तुर्की की सेलेबी कंपनी अब भारत के एयरपोर्ट की सुरक्षा नहीं देखेगी। जेएनयू, जामिया, इग्नू, तीनों ने तुर्की से सारे एजुकेशनल संबंध तोड़ दिए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो तस्वीरें जो पाकिस्तान नहीं दिखाना चाहता, वो चुप्पी जो दुनिया को गुमराह कर रही थी, लेकिन अब सैटेलाइट की नजरों से कुछ नहीं छिपता। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को नेस्तो नाबूद किया और इस जवाबी हमले ने चीन और तुर्की की साजिशों को भी राख कर दिया। लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा वो है जो रेडिएशन की शक्ल में सरहद पार से रिसने लगा था। कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर बंकर से लीक तो नहीं हुआ कोई राज? एक झूठी जीत की तस्वीर या हार छिपाने की नाकाम कोशिश? आज पाकिस्तान के लोग अपने वजीर आजम को जोकर कहने लगे हैं और दुनिया पूछ रही है कि अब पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार का सही रखवाला रह गया है। भारत के रक्षा मंत्री का बयान अब एक चेतावनी है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से निगरानी की मांग उस मुल्क के लिए एक वैश्विक शिकंजा बन सकती है जो
फर्स्ट यूज पॉलिसी की आड़ में न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता आया है। क्या पाकिस्तान के हाथ अब परमाणु बम के लायक नहीं बचे? क्या अगली जंग बंदूक से नहीं वैश्विक दबाव से लड़ी जाएगी? क्या ऑपरेशन सिंदूर की आंच अब एशिया की राजनीति की शक्ल बदल देगी? आज नहीं तो कल हर गद्दारी का हिसाब होता है और इस बार भारत हिसाब बराबर कर चुका है। लेकिन खेल अभी बाकी है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग तो रुक गई है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपना पराक्रम भी दिखा दिया है, लेकिन अब कुछ लोगों के मुखौटों को उतारा जा रहा है, जिन्होंने भारत से गद्दारी करके आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का खुलकर समर्थन दिया। आपको बता दें कि भारत ने अकेले पाकिस्तान को युद्ध में नहीं हराया, बल्कि 4 दिन की जंग में भारत ने गद्दारी करने वाले 3 देशों को हराया है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान जो है वो तुर्की की मदद से जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि भारत का पड़ोसी देश चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीनी PL-15 मिसाइलों को चलाने के लिए चीन के ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमानों से दागा गया था। इसके अलावा अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान को धन्यवाद भी दिया। यहां तक कि अब बारी जो है वो है भारत की है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान को पाकिस्तान से यारी निभाने की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और इन दोनों गद्दारों मुल्क को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने भी पूरा एक जो खाचा है वो तैयार कर लिया है। पूरा भारत एक साथ उठ खड़ा हुआ है। शहर शहर में टर्की के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की के सामान का बॉयकॉट शुरू हो गया है। तुर्की को कारोबार के मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया जा रहा है, चाहे फल हो, टाइल्स हो या ज्वेलरी। तुर्की के विरोध का असर साफ दिख रहा है। एक झटके में देश के शीर्ष शिक्षा संस्थानों, जो देश के हमारे बड़े शिक्षा मंदिर हैं, शिक्षा संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि JNU जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और IGNU, इन्होंने भी संबंध खत्म कर लिए हैं। अब शिक्षा को लेकर तुर्की से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। तुर्की और अजरबैजान जाने वालों ने अचानक से टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया है। 2 दिन में ही भारत से जाने वाले सैलानियों में 60% गिरावट आई है। हालात ये हैं कि तुर्की जाने वाले विमानों के किराए भी में भी अब गिरावट देखी गई है। और तो और भारत ने टर्की की सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस पर कार्रवाई की है। BCS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की कंपनी से समझौता रद्द कर दिया है। तुर्की की कंपनी भारतीय एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ऑपरेशंस संभाल रही थी। जिस तरह से टर्की ने पाकिस्तान की मदद की, ड्रोन भेजे, उसके बाद से तुर्की की कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस तरह से भारत ने पहले टर्की और अजरबैजान पर कारोबार के मोर्चे से स्ट्राइक करना शुरू किया, जिसके बाद इन लोगों की पूरी फाइनेंशियल कमर जो है वो टूट रही है। वैसे तुर्की तो पहले ही हथियारों के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रहा था, क्योंकि जो ड्रोन्स थे वो तुर्की के ही थे। अब इस लड़ाई में चीन की भूमिका भी की एक आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने फ्यूजन ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत चीनी जेट्स और मिसाइलें बाहर से कंट्रोल हुई। दरअसल पाकिस्तानी सेना ज्यादातर, यहां तक कि 80% चीन के हथियार और सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि चीन की रणनीति ये थी कि भारत के हमले में चीन के हथियारों को ज्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए वो इस जंग को दिशा भी दे रहा था। पाकिस्तान की 80% आर्मी चीन के हथियारों पर है, यानी कि जो चीन से भीख में पाकिस्तान को हथियार मिलते हैं, उन्हीं हथियारों से ये जंग लड़ता है। चीनी हथियारों को ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए उनके एक्सपर्ट्स थे। इस समय चीन में निर्मित सामान के रखरखाव के लिए कई चीनी इंजीनियर पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर मौजूद रहते हैं, जिसकी भूमिका से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तुर्की के ड्रोन और चीन की संभावित चालबाजी भी पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पाई। भारतीय सेना ने एक के बाद एक पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की। सैटेलाइट की तस्वीरें पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हुई तबाही की सबूत बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं।
भारत ने पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई की उसमें तुर्की के साथ साथ चीन की पोल भी खुल चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाला चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि चीन के कहने पर ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमले की हिमाकत जुटा पाया, लेकिन भारतीय रणनीति और सेना के शौर्य के आगे इसकी नहीं चल पाई। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हर तरफ से तोड़ कर रख दिया। दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के बेहद करीब तक हमले किए। खबरें ये भी आई हैं कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों से रेडिएशन भी लीक हुआ है। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी कि IAEA ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ है। भले ही पाकिस्तान में रेडिएशन रिसाव ना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल ये कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान से परमाणु हथियारों का कंट्रोल छीन लेना चाहिए। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश है, उसके परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। कहते हैं इंसान को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए ताकि उसे आगे पछताना ना पड़े, और अब पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जैसे भारत ने बदला लेने की बात कही, पाकिस्तान का हर दूसरा आदमी सीधे परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी पर उतर आया, और अब पाकिस्तान को उसी बड़बोलेपन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी सैन्य टकराव या उसकी आशंका होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान के जो कुछ बागड़ बिल्ले नेता हैं वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत की तरफ से परमाणु हथियारों को लेकर कोई बात नहीं होती और पाकिस्तान का हर नेता परमाणु हथियारों की धमकी देता है। इतना ही नहीं, इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर सवाल उठाया है और मांग की है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को करनी चाहिए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। वहीं भारत हमेशा से जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की बात करता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कही थी कि भारत कभी भी पहले अटैक परमाणु हथियार से नहीं करेगा और ना ही उस देश पर कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, और यही देश की निर्धारित नीति भी है। और इसीलिए PM मोदी ने पाकिस्तान के पहले परमाणु इस्तेमाल की नीति को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की चेतावनी असरदार बची है या नहीं, और अब खतरा होने पर पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर पाकिस्तान की नीति पर भी सवाल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों की बात इसलिए करता है क्योंकि सैन्य ताकत में वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि परमाणु हथियारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक कंपटीशन चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने साल 1965 में कहा था, अगर भारत बम बनाता है तो भले ही हमें घास या पत्तियां खानी पड़े या भूखा रहना पड़े, हम अपना बम बना कर रहेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1970 के दशक से परमाणु शक्ति हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। भारत ने साल 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण किया, ये संकेत दिया कि वो परमाणु ताकत हासिल कर सकता है, लेकिन भारत ने पहला परमाणु हथियार का परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत 11 और 13 मई 1998 को किया था। इसके कुछ ही दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने चगाई 1 और चगाई 2 परीक्षण करके संकेत दिए कि उसके पास भी परमाणु हथियार हैं, यानी दोनों देशों के पास आधिकारिक रूप से पिछले 27 सालों से परमाणु हथियार है। इस दौरान जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनती है तो दोनों देशों के परमाणु हथियार चर्चा और चिंता का केंद्र बन जाते हैं, लेकिन इस दफा पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां आई हैं, तो भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठा दिए और IAEA से निगरानी की मांग भी कर दी। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकने के लिए काम करता है।
इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है। IAEA संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है और दुनिया भर के 178 देश इसके सदस्य हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कंट्रोल की बात उठाई है तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें और भी हैं। भारत से मिली हार और पाकिस्तानी जनता से मिली दुत्कार के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनको नया पैतरा भी भारी पड़ गया है। शहबाज शरीफ अपनी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर और बाकी सेनाधिकारी मंत्रियों के साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट पसरूर छावनी पर पहुंचे। तीन टैंक यहां खड़े नजर आते हैं। एक टैंक पर खुद शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और दूसरे अधिकारी मंत्री चढ़े हुए थे। सियालकोट में ही पाकिस्तानी सेना के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह किया था। इसलिए शहबाज शरीफ को लगा कि जब पाकिस्तानी अवाम उनकी सेना पर सवाल उठा रही है तो वो भी पसरूर कैंट पहुंचकर झूठी जीत का नारा लगाकर ही किसी तरह इज्जत बचा ले। कुछ लोग आंख में धूल झोंकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं जो अपना चेहरा बचाने के लिए खुद ही धूल में मुंह डाल देते हैं। किसको नहीं पता कि 1971 में पाकिस्तान को घुटने पर भारत ने लाया था। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश अलग बना था। उस दिन पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे और ये तस्वीर तो कोई भूलता नहीं है कि कैसे पाकिस्तानी सेना के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाले थे। लेकिन अब की बार 1971 से भी बड़ी हार जब पाकिस्तान को मिली, जब ना आतंकी ठिकाना बचा ना सैन्य ठिकाना, तो शहबाज के लंतरानी पर वहां की मीडिया आईना दिखाती है। सोचिए, पाकिस्तान के लोग ही अपने प्रधानमंत्री को जोकर कहने लगे क्योंकि वो मानते हैं कि शहबाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस के दौरे की नकल तो खुद पसरूर कैंट जाकर करनी चाहिए, लेकिन वो अकल नहीं लगा पाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो उनके पीछे MiG-29 भारतीय लड़ाकू विमान और S-400 डिफेंस सिस्टम खड़ा दिखाई दिया। संदेश ये देना था कि आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले का दावा केवल झूठा है, लेकिन पाकिस्तान खुद के एयरबेस पर हुआ गड्ढा तो छिपा नहीं सकता, ना ही तबाह हुए लड़ाकू विमान की खबर को झुठला सकता है। इसलिए पाकिस्तान के लोग ही मान रहे हैं कि फर्जी तरीके से टैंक पर शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ चढ़े हुए थे। ये नौटंकी थी ताकि दुनिया को एक अलग कहानी दिखाई जा सके, अपनी आवाम की नज़रों में थोड़ी सी इज्जत कमाई जा सके और भिखारी को फिर से हाथ मांगने के लिए चीन के दरवाजे को खटखटाया जा सके। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। आपकी जो कुछ राय इस पूरे केस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।